ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत 1117 भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। शनिवार देर रात मशहद से 290 भारतीयों, जिसमें छात्र और तीर्थयात्री शामिल थे, को लेकर विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची। अब तक 5 चरणों में 1117 लोग वतन लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय की 24x7 कंट्रोल रूम और भारतीय दूतावास ने ईरान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के सहयोग से यह मिशन संभव बनाया। निकाले गए लोगों ने सरकार की त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ की। एक छात्र ने कहा कि हम डर में थे, लेकिन सरकार ने हमें सुरक्षित घर पहुंचाया। भारत अब इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने की भी तैयारी कर रहा है। 17 तारीख को एक बैग आसमान में मिसाइलें उड़ने लगी और उसका नाम है ड्रोन से उसका नाम है हमले होने लगे। तो उसको बहुत अच्छा हमको लगा। बहुत उनकी सरकार ने हम लोग के बारे में उन्होंने सोचा और सोचते हैं कि 24 घंटे के अंदर में हम लोग को वहाँ से टेकअप कर ले लिया। मुजफ्फरनगर में सीजन की पहली बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर गांव में 3 साल का मासूम अभी बारिश में नहाते वक्त नाले के तेज बहाव में बह गया। 5 साल का उसका भाई किट्टू यह मंजर देखकर रोता रहा। हादसे की खबर लगते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। दमकल विभाग, नई मंडी पुलिस और ग्रामीण सुबह से अभी की तलाश में जुटे हैं, लेकिन 3 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। नाले का तेज बहाव और जलभराव रेस्क्यू में चुनौती बना हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह बहुत तेज बारिश थी। उस बारिश में कुछ बच्चे जो है तो सड़क पर जो है खेल रहे थे, नहा रहे थे बारिश के पानी में। तो एक बच्चा छोटा सा संज्ञान में आया कि 3 साल का है अभी वो, तो नाली में गिर गया था और नाली में इतना तेज बहाव था कि वो नाली से बह करके जो है तो सीधे तालाब में चला गया। तालाब में उसको जो है तो 9 बजे से ढूंढा जा रहा है। पूरी टीम लगी हुई है, पब्लिक भी है, फायर सर्विस की पूरी टीम लगी हुई है। मेरे द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक जो है तो बच्चे को कोई पता नहीं चल पाया है। अभी जो है तो उसका सर्च ऑपरेशन जो है तो जारी है। घटना ये हुई जी, बारिश में नहा रहे थे दोनों बच्चे। तो जी एक बच्चा तो घेर में आ गया, दोनों आगे पहले तो हम घेर में ही थे। फिर मैं घोड़े को बांध रहा था। मैंने सोचा जब यहाँ से खेल रहा हो तो तू घोड़े के नीचे सफाई से कर दे। मैंने सफाई नहीं करी घोड़े के नीचे, तो सड़क पर आगे खड़ुंजे पे यहाँ से प्लॉट के सामने। तो मैंने बिच्छू जो देखा मुड़ के, तो वो है नहीं, उंगे से एकदम से रुको था सड़क पर से। कहना आपका बच्चा गिर गया। तो मैंने आग न धक करी, मैं एकदम इस नाली में आग बढ़ गया। भीतर ही चला गया मैं नाली में, पानी ज्यादा था, मगर मैं ईंट पकड़ता वहां से चला गया रातों से, वाड़ा खींचने लगा। हाँ जी। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम वाली सड़क का हाल बेहाल है। जरा सी बारिश में यह सड़क तालाब बन जाती है और गंदगी से पट जाती है। सालों से निर्माणाधीन यह सड़क खोदकर छोड़ दी गई, लेकिन अब तक निर्माण का मुहूर्त नहीं निकला। रिक्शा चालक, रेहड़ी वाले, छात्र और स्थानीय लोग रोजाना भारी परेशानी झेल रहे हैं। कई बार रिक्शा पलटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। जाट कॉलोनी में सवारी लेके आते हैं तो परेशानी होती है। मेरे हिसाब से 2-3 महीने हो गए सर, इसको सालों से भुगत रहे हैं। यहाँ पर आगे रेड़ा रुक जाता है, मजदूर आदमी है, सामान ले जाते हैं, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ नहीं, इसका एक ही समाधान है, गिरते पड़ते निकलो यहाँ से। कई बार ऑर्डर खराब हो गया हमारा, कस्टमर की सुननी भी पड़ती है हमें, हम तो जोमेटो राइडर है। सड़क के किनारे नालियां कूड़े के ढेर में बदल गई हैं। रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े मैच इस स्टेडियम में होते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोग चीख कर गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो, ताकि उनकी मुश्किलें कम हो। काफी टाइम से खराब है, बनता ही नहीं है, पानी भर जाता है बरसात में। ये हॉस्पिटल में आना जाना है तो यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। मेन रास्ता है ये, वरना घूम के जाना पड़ता है। ये शॉर्टकट रास्ता है। ये स्टेडियम है, मेन स्टेडियम वाली सड़क है जो जाट कॉलोनी से आती है और मेन रोड पर जाती है। हमें लगभग 2-3 महीने तो हो गए आते जाते यहाँ से। तो बढ़िया अच्छी खासी खराब है। जब भी बारिश वगैरह हो जाए, देख लो क्या समस्या आपके सामने है। बड़ी समस्याओं के साथ जूझना पड़ रहा है। सही खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही। बाइक कैसे निकल लेंगे हम यहाँ से, गिर भी जाता है, बहुत सा आता है यहाँ पर। तो बन जाए क्या हो तो भैया। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब बारिश ने क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा पारा आखिरकार बारिश की फुहारों से ठंडा हुआ। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनपद के अलग अलग इलाकों में गर्मी से जूझ रहे लोगों को चैन की सांस दी।
लेकिन भारी बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। फिर भी इस बारिश ने तपती गर्मी से सितम झेल रहे लोगों के लिए राहत की बौछार ला दी है। मुजफ्फरनगर में मानसून की पहली बारिश राहत कम आफत ज्यादा लाई। रुड़की रोड, जो कांवड़ यात्रा का मुख्य मार्ग है, रविवार को 2 फीट पानी में डूब गया। सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल से कृष्ण पैलेस तक जलभराव ने जनता का जीना मुहाल कर दिया। यह सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, आस्था, शिक्षा और इलाज की राह है। हर साल प्रशासन के बड़े बड़े दावे, मीटिंग्स और निरीक्षण होते हैं, लेकिन नालों की सफाई सिर्फ कागजों पर होकर रह जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष से जब कामों का हिसाब मांगा गया तो जवाब की जगह चुप्पी मिली। अब सवाल यह है कि क्या लाखों कांवड़ियों को इसी कीचड़ और जलभराव से गुजरना होगा? प्रशासन जागेगा या जनता की उम्मीदें फिर बह जाएंगी? रात तो आज की रात थी, बट जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारा ये कृषि फार्म है। अब देखो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी भी आ चुके हैं, निरीक्षण करके जा चुके हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे हर वर्ष बढ़ता है, जब भी बारिश पड़ेगी तभी ऐसा हो जाता है यहाँ पे। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन एक बार फिर सुर्खियों में है। मीरापुर थाना क्षेत्र के वलीमपुर जंगल में पुलिस और डकैतों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में कुख्यात डकैत आकिल और शादाब शामली गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस की काम्बिंग ऑपरेशन में 3 अन्य डकैत सागर, हकीकत और आसिफ को गिरफ्तार किया गया। मौके से 2 बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। ये बदमाश डकैती की बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी योजना को ध्वस्त कर दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर अपराधियों में दहशत फैला दी है। अभी कुछ समय पहले मीरापुर पुलिस द्वारा पैदल फुट पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मीरापुर से बिजनौर जाने वाले रोड पर वलीपुरा गांव के पास बंद पड़े भट्टे में कुछ संदिग्ध व्यक्ति है और जो किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में है। इस सूचना पर तत्काल मीरापुर पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर उनकी घेराबंदी करते हुए उसको ललकारा गया और अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने के लिए से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 3 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के राजपुर गढ़ी गांव में मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। शनिवार देर शाम अशोक पुत्र महिपाल दुकान से सामान लेने जा रहा था, तभी शराब के नशे में धुत 3 दबंगों ने उससे खींचतान शुरू कर दी। विरोध करने पर दबंग अशोक पर टूट पड़े और बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके सिर और सीने पर गंभीर चोटें आईं। इतना ही नहीं, दबंगों ने अशोक पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली। अशोक के भाई सचिन ने बुढ़ाना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिवार में दहशत का माहौल है। मेरे भैया दुकान पे जा रहे थे जी, शाम के टाइम काम निपटा गया। उधर से ट्रैक्टर पे 3 बंदे आए जी, उन्होंने दारू वारू पी रखी थी जी। जैसे कि ये दुकान पे थे, उन्होंने कहा 8 बजे पीछे को। इसने कहा कि भैया मुझे सामान ले लेने दो, रुक जाओ अभी मेरा लल्ला भी आ रहा मेरे साथ में, छोटा सा बच्चा है 10 साल का। तो उन्होंने उसको छोटे वाले लल्ला को धक्का दे दिया। फिर इसने भी उन्हें कुछ कहा हो या मत कहा हो तो इन्हें बताया जी। फिर उन्होंने इसके हत्ती मारी है और जी सिर सर फोड़ कर ट्रैक्टर वैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जी, और किसी नहीं करता जी। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े 98,000 रुपए की लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। लड़वा रोड पर भट्टे के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने आसिफ पुत्र सफीक से लूट की, ऐसा उसने पुलिस को बताया। सीओ सदर देवव्रत वाजपेयी के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन मामला संदिग्ध लगा। गहन पूछताछ में आसिफ ने कबूल किया कि उसने अपने बुआ के लड़के फिरोज से लिए 1,10,000 रुपए के कर्ज से बचने के लिए लूट की फर्जी कहानी रची थी। आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। हावल क्षेत्र में दोपहर के समय एक व्यक्ति आसिफ नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके साथ 3 बाइक सवारों द्वारा लूट करी गई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी महफूज मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की गई, सीसीटीवी चेक करे गए। तो प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाया गया। उसी क्रम में जाँच पड़ताल जब और आगे करी गई तो जो वादी है आसिफ, उसके द्वारा बताया गया कि उसके फुफेरे भाई का उसने जो उधार लिया था आसिफ ने, वो अपने पैसे मांग रहा था आज, तो उसी से बचने के लिए कि उसे वो ना देने पड़े पैसे, उसके द्वारा झूठ बोल कर पुलिस को सूचना दी गई लूट की, और इसका उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने इस वजह से झूठ की सूचना दी। अब पुलिस इनमें आगे की कार्रवाई करेगी। लूट नहीं हुई, तो
मैंने खुद बोला था जी, मुझे फिरोज के पैसे देने थे जी, 1,10,000 रुपये जी। मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मेरे पैसे नहीं बन पा रही जी। और रास्ते में जो मैं वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे तो रास्ते में आने जाने वाले ने दे दी, जो लूट की घटना नहीं हुई जी। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बुडिना कला बिजली घर में शनिवार को संविदाकर्मी अनुज का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने बिजली कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया। रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने अनुज का शव पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वे दोषियों पर कार्रवाई, मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग पर अड़े रहे। भारी पुलिस फोर्स और विद्युत अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। इसके बाद जाम खोला गया। सीओ फुगाना ऋषिका सिंह ने बताया कि अनुज की मौत के कारणों की जांच जारी है। सच्चाई जल्द सामने आएगी। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के महाबलीपुर गांव में मानसून की बारिश ने कहर बरपाया। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते एक गरीब परिवार का मकान भर-भरा कर ढह गया। परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सुंदर पुत्र विकास मलबे में फंस गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे ने परिवार को बेघर कर दिया और अब वे सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं इस गरीब परिवार के लिए आफत बन गई। प्रशासन की ओर से अभी कोई ठोस मदद नहीं मिली है। मामला तो ये है भाई, कच्ची तो इसकी छत की जर्जर हालत में मकान था। इसमें परिवार रह रहा था, एक कमरा और एक बरामदा। एक बच्चा 9-10 साल का ये इसमें दब गया था और उसने निकाला। बड़ी मुश्किल था, इस बच्चे की जान बच गई। सबसे बड़ी तो राहत यही मिली पूरे गांव को। और दूसरी बात यह है, घर की परिवार की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। कोई कमाने वाला, एक इनकी माता जी गुजर गई थी बचपन ही, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, वो निकाला। अच्छा, चोट वोट। मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर कम्हेड़ा में मानसून की पहली बारिश ने काऊ सेंचुरी को हरा भरा करने का शानदार मौका दिया। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काऊ सेंचुरी में वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने नीम, बकान, अमरूद और पीपल जैसे पौधे लगाए। इस साल 20,000 पौधों का लक्ष्य है और खास बात यह है कि इनकी देखभाल के लिए अगले 3 से 4 साल तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर बालियान ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ उनकी परवरिश भी जरूरी है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। शुरुआत है। प्रधानमंत्री का हमेशा से इस पर फोकस रहा है। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पेड़ लगाने में सबकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पेड़ को पालने में किसी की भूमिका दिखाई नहीं देती। मैं भी 10 साल मंत्री, 8 साल लाखों पेड़ अपने लगाए, लेकिन पाल नहीं पाए। काऊ सेंचुरी के माध्यम से प्रयास है कि जितने पेड़ लगे उतने पेड़ चलें, पल के बड़े हों। सबको ये करना चाहिए। हर गांव में पेड़ लगते हैं, लेकिन फिर बाद में ध्यान नहीं जाता। मेरा सबसे अनुरोध है कि पेड़ लगाने के साथ साथ जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं, पहले 3 से 4 साल पेड़ की देखभाल भी होनी चाहिए। ये काऊ सेंचुरी में आज हमने वनारोपण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया है। इस साल हमारा लक्ष्य लगभग 20,000 पेड़ काऊ सेंचुरी में लगाने का है मियावाकी, और आज लगभग 3,500 पेड़ के लिए बेड तैयार किए गए हैं मियावाकी विधि से, और जिनमें आज माननीय संजीव बालियान जी, अनिल कुमार जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमोद ऊंटवाल जी, सपना कश्यप जी के सानिध्य में आज लगभग 3,500-4 हजार पेड़ का पौधारोपण यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उनकी सादगी और बच्चों के प्रति उनका प्यार देखने लायक था। योगी ने मंदिर में बच्चों से बड़े ही प्यार से बात की, उनके साथ हंसी मजाक किया और टॉफी बांटकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। यह नजारा न केवल भक्तों के लिए बल्कि हर किसी के लिए दिल छू लेने वाला था। गोरखनाथ मंदिर में बिताए इन पलों ने एक बार फिर दिखाया कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक नेता बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं। अहमदाबाद के मणिनगर में विमान हादसे ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया है। इस हादसे में लॉरेंस क्रिश्चियन की दुखद मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को सिविल हॉस्पिटल से रवाना कर दिया गया और अब इसे मणिनगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। इस हादसे ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समुदाय को शोक में डुबो दिया है। लॉरेंस के जाने से मणिनगर में गम का माहौल है।
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं क्या कहूं, यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान दिया है। उनके भाव का मर्म ये है कि ये गलत है। दुर्भाग्य ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हें नोबल शांति पुरस्कार के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान मांग कर रहा है। अब उनकी च्वाइस देखिए। हथियारों के जखीरे का व्यापार करने वाला व्यापारी जिसकी पूरी समझ रियल एस्टेट के डील में किंग्स है। दुर्भाग्य ये है कि इस व्यक्ति को, जिनका नाम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अब उनकी चॉइस देखिए। हथियारों के जखीरे का व्यापार करने वाला व्यापारी जिसकी पूरी समझ रियल एस्टेट के डील मेकिंग से, आज आपने क्या करके रख दिया। मेरा मानना है कि इस वैश्विक उथल पुथल के दौर में हिंदुस्तान का संदेश भारतवर्ष का साफ होना चाहिए। और जैसा विपक्ष के कुछ लोगों ने, हमने भी अपने दल की ओर से कहा कि हमारी पॉलिसी, गांधी के शब्दों में अगर मैं कहूं, सत्य नहीं बदला है तो हम सत्य के साथ, करुणा नहीं बदली है करुणा के साथ, इतिहास की अपनी विरासत के साथ ये संदेश जाने को कि 17-18 बयान भारत के संदर्भ में भी अनर्गल दे चुके हैं। तो रियल एस्टेट के व्यापारी की पूरी वैश्विक समझ अगर इस प्रकार की है कि बम बरसा करके शांति की स्थापना कर रहे हैं, मिसाइल का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते, तो ऐसे में दुनिया जब इस संदर्भ से गुजर रही तो भारतवर्ष की भूमिका बेहद स्पष्ट होनी चाहिए।